दोस्तों, सुशीला जी आकुल व्याकुल होकर मेरी केबिन में आई और सीधे रोने लगी कि मैडम, मैं तो थक गई हूँ। मेरा बेटा 21 साल का है, उसे बार बार दौरे आते हैं। उसकी कितनी सारी दवाइयाँ लगातार चल रही हैं, ये दवाइयाँ चलने के बावजूद भी दौरे आते हैं। तो आज आप मुझे साफ साफ बता दो, मुझे समझा दो कि इसके लिए कोई आयुर्वेदिक उपाय ऐसा है जिससे मेरे बच्चे को ठीक हो सके। क्या ये सारी जो दवाइयाँ हैं भविष्य में कभी बंद हो सकती है या उसे जीवन भर सब दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी? तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है एपिलेप्सी, जिसे संस्कृत में अपस्मार कहा जाता है। साधारण भाषा में हम इसे दौरे पड़ने की बीमारी के रूप में जानते हैं। हिंदी में इसे मिर्गी के नाम से जाना जाता है। मैं हूँ डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत से। दोस्तों, अपस्मार यानी दौरे की बीमारी का वर्णन चरक निदान स्थान 8 और चरक चिकित्सा स्थान 10 में बहुत विस्तार से आचार्य चरक ने किया है। चरक आचार्य कहते हैं, अपस्मारम पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संप्लवाद बिभत्स चेष्टाम आवस्थिकम तमः प्रवेशम आचक्षते। कितनी अद्भुत बात है, आप शांति से समझे। कितना सुंदर चरक आचार्य ने कहा है कि अपस्मार में स्मृति यानी आपकी स्मरण शक्ति, बुद्धि यानी याद रखने की शक्ति, सत्व यानी मन, ये तीनों चीजें भ्रमित हो जाती है। बिभत्स चेष्टा यानी अलग अलग मूवमेंट करते करते, अवस्थिकम यानी थोड़ी देर के लिए ऐसा अनुभव होता है कि व्यक्ति खुद अंधेरे में जा रहा हो। इस रोग का नाम अपस्मार है। इतने साल पहले चरक आचार्य ने जो अद्भुत व्याख्या दी थी, वो आज की एपिलेप्सी की डेफिनेशन से पूरी तरह मेल खाती है। सामान्यतः छोटे बच्चों को कभी कभी बुखार आता है और दौरा आता है, तो उसे दौरे की बीमारी नहीं कहते। एक बार हाई ग्रेड फीवर की वजह से शायद बच्चे को दौरा आ जाए, तो ये एपिलेप्सी की बीमारी नहीं है। लेकिन अगर थोड़े थोड़े अंतराल में बार बार दौरे आते हैं, तो इसका निदान किसी भी डॉक्टर से करवाना चाहिए और जानना चाहिए कि यह साधारण है या एपिलेप्सी की बीमारी है। एपिलेप्सी का निदान मुख्यतः दो प्रकार से हो सकता है। ईईजी की रिपोर्ट आती है और इसके अलावा एमआरआई की रिपोर्ट आती है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कोई भी न्यूरोफिजिशियन सुझाता है और इसके आधार पर आपको पता चल जाता है कि एपिलेप्सी की बीमारी है या नहीं। हालांकि कई केस ऐसे भी होते हैं कि एपिलेप्सी होने के बावजूद इन दोनों रिपोर्ट में असामान्यता नहीं आती, लेकिन जब बार बार दौरे आते हैं, तब डॉक्टर निश्चित निदान करते हैं कि इस व्यक्ति को एपिलेप्सी है। दोस्तों, अब इस बीमारी का कारण क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। आचार्य चरक इसके बारे में सुंदर श्लोक बताते हैं। विभ्रांत बहुदोषाणाम अहिता शुचि भोजनात् रजस्तमोभ्याम विहते सत्वे दोषावृते रुदि चिंता काम भय क्रोध शोकोद्वेगाभिस्तथा मनस्याभिहते नृणाम अपस्मारः प्रवर्तते। जब कोई व्यक्ति अपवित्र या अहित भोजन लेता है, इसके मन में चिंता, काम, शोक, भय, उद्वेग आदि लगातार चलते रहते हैं, तो इन सभी चीजों से उत्पन्न दोष हृदय में जाते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इस रोग को उत्पन्न करते हैं। इस रोग का मुख्य कारण शरीर में बढ़ा हुआ वात है। आदर्श रूप से देखें तो अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक असंतुलित हो, यानी सोने, उठने, खाने का समय बार बार डिस्टर्ब हो, रात को जागना पड़े, सुबह देर से उठना पड़े, कभी ना खाने का खाया जाए और कभी भूख लगते समय न खाया जाए, तो यह सब कारण एपिलेप्सी का वेग उत्पन्न करने का मूल कारण बन सकते हैं। इसी तरह अगर आप तनाव में हैं, आप चिंता में हैं, कोई ऐसा प्रसंग हुआ है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप बहुत संवेदनशील हैं और इसके बारे में बहुत सोच में उलझ गए हैं, तो इसके कारण भी इस अपस्मार का वेग आने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आयुर्वेद में वात बढ़ाने वाले कारणों में अधिक भूखा रहना या उपवास करना भी है और इसी तरह अधिक व्यायाम करना भी है। तो इन दोनों से शरीर में वात बढ़ सकता है, जिससे एपिलेप्सी का वेग आने की संभावना बढ़ती है।
दोस्तों, आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके लक्षणों का विस्तार से वर्णन है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो आधुनिक दृष्टिकोण से इस रोग के मुख्य 4 स्टेज हैं। इन चारों स्टेज को विस्तार से समझते हैं। पहला स्टेज उसे ऑरा या पूर्वग्रह अवस्था कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को कुछ असामान्य महसूस होता है। उसे चक्कर जैसा लगता है, सिर भारी लगता है, आंखों के सामने गोल गोल चक्कर आते हैं और अचानक पेशेंट सेकंड स्टेज में आता है और गिर जाता है। दूसरा स्टेज है मस्क्यूलर रिजिडिटी, यानी मांसपेशियों का सख्त होना, जिसमें व्यक्ति गिरने के बाद हाथ पांव की मुट्ठियां कस लेता है। स्नायु पूरी तरह जकड़ जाते हैं, व्यक्ति पूरी तरह टाइट हो जाता है, थोड़ा मुड़ सकता है, कभी मुंह बंद हो जाता है और जीभ कटने की संभावना रहती है। इस अवस्था में एपिलेप्टिक क्राई देखने को मिलता है। एक विशेष प्रकार की आवाज आती है जो व्यक्ति इस अवस्था में करता है। इसके बाद तीसरा स्टेज आता है जिसे शिथिल अवस्था, क्लोनिक फेज कहते हैं, जिसमें व्यक्ति थोड़ा शिथिल हो जाता है, मांसपेशी हल्की हो जाती है, सांस चलती है, मुंह से झाग निकलता है, व्यक्ति हाथ पैर मारता है। और अंतिम चौथा स्टेज आता है रिलैक्सेशन स्टेज, जिसे हम विश्राम अवस्था कहेंगे, जिसमें व्यक्ति सो जाता है। डीप स्लीप में जाकर जब उठता है तब सब कुछ भूल गया होता है, उसे कुछ याद नहीं रहता, कभी थोड़ा उल्टी जैसा महसूस होता है, सिर भारी लगता है और सुस्ती जैसी महसूस होती है। इस तरह 4 स्टेज में यह रोग व्यक्त होता है। व्यक्ति के आसपास जो उनके संबंधी हैं, उन्हें आदत हो चुकी होती है कि व्यक्ति को दौरे आते समय कैसे डील करना है। विशेषकर जब व्यक्ति को दौरा आए तो आसपास हवा आ सके ऐसी व्यवस्था हो, सभी एकत्र न हो, व्यक्ति को सीधा लिटा दे और दौरा पूरा होने के बाद उसे एक तरफ पलटा दे। दोस्तों, हमने एपिलेप्सी के बारे में चर्चा की। अब ज्यादातर देखा गया है कि जिन लोगों को एपिलेप्सी के दौरे आते हैं, उन्हें रोज एक गोली लेनी होती है। कभी अगर एक गोली से काम न चले तो डॉक्टर डोज बढ़ा देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गोली हमें जीवन भर लेनी चाहिए? तो दोस्तों, यह गोली कभी डॉक्टर से पूछे बिना बंद न करें और डॉक्टर से पूछे बिना इसकी डोज बढ़ाना या घटाना नहीं चाहिए। अधिकतर एपिलेप्सी के मरीज ड्राइविंग, स्विमिंग जैसी गतिविधियां अकेले करते समय सावधान रहें और साथ में कोई ऑब्जर्वर है या नहीं यह देखें, और जब तक संभव हो अकेले किसी भी जगह जाने से बचें। अब सुशीला बेन का सवाल जो है वो आपका भी सवाल होगा कि मैडम, ऐसी एलोपैथी दवा से हम स्टेबल हैं, लेकिन क्या यह एलोपैथी दवा बंद हो सकती है? तो दोस्तों, मैं आयुर्वेदिक वैद्य के रूप में बहुत आत्मविश्वास से कहती हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन में रहें और सपोर्टिव आयुर्वेदिक दवाएं चलाएं तो निश्चित रूप से भविष्य में ये दवाएं बंद हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है, भविष्य में आयुर्वेदिक दवाएं भी बंद हो सकती है। मेरे किसी भी एपिलेप्सी मरीज के लिए मेरा ब्रह्म वाक्य है कि आप जिए तब तक एक चीज हमेशा करनी है, और वह है रात को सोते समय नाक में गाय के घी की बूंदें डालना। अगर गाय का घी नहीं मिलता तो तिल का तेल, खोपरेल, दिवेल या कोई भी स्निग्ध वस्तु निश्चित रूप से नाक में डालनी चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है, नासा ही शीर्षो द्वारम। एपिलेप्सी मस्तिष्क की सर्किट में हुए समस्या है, इसलिए नाक में डाली गई औषध मस्तिष्क को शक्ति देती है और यदि डेली बेसिस पर की जाए तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। इसके लिए मैं प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करूंगी कि मेरा नस्य का वीडियो विस्तार से देखे। यह लिंक दी है। नाक में डाली गई बूंदें कितनी अद्भुत साबित होती है, इसीलिए नस्य जीवन भर करना चाहिए। मुझे कई लोग पूछते हैं कि अब तो दौरे नहीं आते तो भी करना चाहिए। मैं जवाब देती हूँ, जैसे आप रोज ब्रश करते हैं और आप मुझसे पूछते हैं, मैडम ब्रश कब तक करना चाहिए? तो जिए तब तक। अगर भविष्य में किसी दवा को बढ़ाना नहीं है, बिना दवा अच्छी तरह जीवन जीना है, तो आदत डाल ले कि मेरे दैनिक जीवन में नस्य शामिल होगा और नाक में बूंद डाले बिना मैं नहीं सोऊंगा। मित्रों, इसके अलावा आयुर्वेद में अद्भुत दवाएं हैं, जैसे
ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, वचा, तगर, इन सभी दवाओं के कॉम्बिनेशन से निश्चित रूप से अपस्मार में अद्भुत परिणाम मिलते हैं। अपस्मार की कोई भी दवा रातों रात बंद नहीं होती, टेपरिंग डोज में घटाई जाती है। अगर आपको दौरे नहीं आते, स्टेबिलिटी है, तो आपके एलोपैथी डॉक्टर जब भी दवा घटाते हैं उसके साथ यदि आपको कोई दिक्कत नहीं भी है तो भी निश्चित रूप से अगर आप आयुर्वेदिक सपोर्ट चालू कर देंगे तो आसानी से आप दवाएं घटा सकते हैं और आयुर्वेद पर कन्वर्ट कर सकते हैं। और भविष्य में यदि नाक में बूंदे डालेंगे, रात को सोते समय प्राणायाम करेंगे, मन प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे तो आयुर्वेदिक दवाएं भी बंद होने की पूरी संभावना है। इसी तरह एपिलेप्सी में चरक आचार्य ने कहा है कि कपिल वर्ण की गाय का मूत्र नाक में डालना चाहिए। शायद हमें नहीं मिलता तो कम से कम गाय का घी तो हम डाल ही सकते हैं। जैसे हमने नस्य की बात की वैसे ही एपिलेप्सी के लिए ब्रह्मास्त्र है शिरोधारा और बस्ती, यानी ऐसे मरीज साल में एक बार समय निकालकर शिरोधारा, नस्य और बस्ती की प्रक्रिया करवा सकते हैं। नस्य जो आप घर पर बूंद डालते हैं वह हमेशा जारी रखें, लेकिन जब किसी प्रोफेशनल पंचकर्म डॉक्टर से कराएं तो वह दवा वाले घी या तेल चुनता है, जैसे ब्राह्मी घृत, यष्टिमधु तेल आदि। ऐसे तेल की बूंद नाक में डाली जाती है। शिरोधारा एक अद्भुत प्रक्रिया है। जैसे आप माँ की गोद में सो रहे हो और माँ हाथ सहलाती हो तो हमें कितनी अच्छी अनुभूति होती है। आप समाधि में जा रहे हो जैसी अद्भुत अनुभूति शिरोधारा से होती है। और बस्ती द्वारा शरीर का वात निकल जाता है। ऐसी 8 से 10 दिन की प्रक्रिया होती है जिससे आपको बहुत राहत मिलती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि एपिलेप्सी के बारे में आपके कई सवाल क्लियर हो गए होंगे। यह एक कठिन बीमारी है लेकिन असाध्य नहीं है। अगर आप धैर्य से, संयम से आयुर्वेदिक दवाओं पर रहे, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करें और सातत्य से प्रयास जारी रखें तो निश्चित ही आप इससे बाहर आ जाएंगे। इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इसे सही तरीके से संभाल कर आगे बढ़े तो बहुत अच्छी तरह जीवन जी सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।